अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, एजुकेशन इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में तालीम। तो इसके बारे में हमने कल रीडिंग की थी। पेज नंबर जो है हमारा 38 था। आज हम पेज नंबर 39 की रीडिंग करेंगे। बेटा पेज नंबर 39 ओपन करें। हमारी कल की रीडिंग में हमने किया था कि पाकिस्तान जो था उसके बारे में बताया था किस नज़रिए पे कायम हुआ। पाकिस्तान इस्लामी नज़रिया हयात पे कायम किया गया और पाकिस्तान के असूल का मकसद ही ये था कि यहाँ पर इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है तमाम शोबों में जो है इस्लामी असूल जो है उनके नज़रिया हयात को नाफिज कर दिया जाए। यानी कि हर असूल में नज़रिया पाकिस्तान को जो था इस्लामी नज़रिया हयात को नाफिज कर दिया जाए। और इसलिए पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक बनने वाली तमाम पॉलिसियों में इस्लामी नज़रिया हयात को मकासद तालीम की बुनियाद बनाया गया है। यानी कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जो है जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ तैयार की गई हैं उसमें इस्लामी मकासद जो है नज़रिया इस्लामी नज़रिया हयात के मकासद को ही बुनियाद बना के फिर पॉलिसियाँ मुरतब की गई हैं। तो हमने जो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस थी 1947 में 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें कायदे आज़म ने ज़ाती तौर पे भी दिलचस्पी ली थी। और जो था कायदे आज़म उसमें शिरकत तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तालीमी पॉलिसी के नाम एक पैगाम दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो है हमें दुनिया का मुकाबला करना है, तो इसलिए हमें अपने क्योंकि पहले जो हमारी गैर जो मुल्की तालीमी हिकमत अमली थी तो उसकी वजह से हम अपनी पॉलिसी सही तरीके से नहीं बना सके। लेकिन अब हमने क्योंकि दुनिया का मुकाबला करना है तो इसके लिए हमें एक तालीमी पॉलिसी मुरतब करना होगी। और इसमें जो पहले वज़ीर तालीम हमारे थे वो जनाब फजलुर रहमान थे, ठीक है। और उन्होंने भी अपने खुतबे में फरमाया था कि जो है तालीम रूहानी अंसर ज़्यादा अहमियत देते हैं, यानी कि इस अंसर को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वरना क्या होगा, अगर हम जो है रूहानी अंसर को नज़रअंदाज कर देंगे तो माशरा तबाही की तरफ चला जाएगा और उसके ख़तरनाक तरीन नताइज बरामद हो सकते हैं। तो इसके लिए नस्ल इंसानी को तबाही से बचाने के लिए जो हमें रूहानी अंसर को इसमें अहमियत देनी चाहिए। तो आज हमने बेटा रीडिंग करनी है कौमी तालीम पॉलिसी 2009। कौमी तालीम पॉलिसी 2009 के मुताबिक तालीम के अहम मकासद इसमें सबसे पहले बताया गया है कि इनफरादी और इज्तमाही और समाजी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यानी कि इनफरादी तौर पे और यानी कि एक फ़र्द के तौर पे और इज्तमाही बहुत ज़्यादा लोगों के तौर पर और समाजी यानी कि पूरे समाज पूरे मुआशरे के तौर पर जो है तमाम ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ही मौजूदा तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए इत्तेफाक इत्तेहाद का एहसास पैदा करना। यानी कि पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद, उसमें किस तरह की भलाई, अवाम की भलाई, ऐसी तालीम मुरतब करना कि जिससे अवाम की भलाई हो, पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद हो, इस बात को मद्देनज़र लाजमी रखना चाहिए। और इससे क्या है कि मौजूदा जो है हमारा तालीमी निज़ाम जो है उसमें इत्तेहाद व इत्तेफाक का एहसास पैदा करना भी एक अहम जुज़ समझा गया है। यानी कि अवाम की भलाई के लिए इत्तेफाक व इत्तेहाद का एहसास पैदा करना ज़रूरी है। और नंबर 3 पॉइंट है कि पाकिस्तान के बाशिंदों में कौमी इत्तेहाद को उजागर करना और दूसरों के अकीदे, मजहब और समाजी एहतराम को मलहूज़ खातिर रखना। पाकिस्तान में क्योंकि और भी बहुत सी कौमें आबाद हैं, तो इसलिए जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, उन दूसरे अकीदे के लोग हैं, उनके अकीदे, उनके मज़हब और उनकी समाजी एहतराम को मलहूज़ खातिर रखना, यानी कि उनको भी मद्देनज़र रखते हुए तालीमी पॉलिसी मुरतब की जाए। और पाकिस्तान के जो बाशिंदे हैं उनमें कौमी इत्तेहाद को भी उजागर करना है, यानी कि उनके अंदर एक जज्बा हो, इत्तेहाद का जज्बा, अपनी कौम के साथ मिलकर चलने का जज्बा हो, अपने मुल्क की खातिर मिलजुल कर काम करने का जज्बा हो। ये जज्बा जो है तालीम के ज़रिए
मुरतब जो है इंसान में पैदा होता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसी जो है उसमें बनाई जाए कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के बाशिंदे जो हैं, पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं, उनमें इत्तेहाद हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की, उनमें मिलजुल कर काम करने का जज्बा हो। और दूसरी बात यह कि उसमें दूसरे मज़ाहिब के लोगों का जो है उनके अकीदे और उनके मजहबी रसूमात वगैरह और उनके जो है मज़हब और समाजी एहतराम को भी ख़ास तौर पर मलहूज़ नज़र रखा जाए। उसके बाद पॉइंट है कि तालीम के ज़रिए समाजी और सकाफ़ती इक़दार को फ़रोग़ देना, यानी कि जो हमारी समाजी क्या है, माशरे के तौर पर, ठीक है, समाज माशरा होता है, तो माशरे के तौर पे हमारी जो है कौन कौन सी इक़दार हैं। और इसके बाद है कि सकाफ़ती इक़दार, हमारी जो सकाफ़त क्या है, वो बातें जो हमें हमारे बुज़ुर्गों आबा अजदाद से आगे दूसरी नस्लों तक आती गई और इस तरह होते होते वो आज की नस्ल तक पहुँच गई। यानी कि उसको जो है हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे आबा अजदाद ने अपनी अगली नस्ल को बताया, फिर उन्होंने आगे अपनी नई नस्ल को बताया, इस तरह होते होते ये बात जो थी आज के मौजूदा दौर तक पहुंच गई। तो ऐसी सकाफ़त जो है, हमारी जो इक़दार हैं, हमारी जो रसूमात हैं, हमारे आदाब रहन सहन के तरीके हैं, हमारे जो हैं ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो हैं, वो सारे जो हैं उसमें आ जाते हैं सकाफ़त में। तो ये सकाफ़त जो है, इसका जो है इसको फ़रोग़ देना, यानी कि इसको और अच्छे तरीके से आगे पहुँचाना। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट है कि पाकिस्तान के तमाम बाशिंदों को मसावी तालीमी सहूलियात मुहैया करना। ये बहुत ही मुश्किल काम था। पाकिस्तान के जो जितने भी बाशिंदे हैं उनको एक जैसी तालीम, अब यानी कि तालीम के सिलसिले में तो था कि कहीं पे किताबें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, कहीं पे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो तमाम बच्चे जो है तालीम हासिल नहीं कर सकते। किसी जो है माशी हालात की वजह से बच्चे तालीम जो है दरमियान में ही रोक देते हैं। यानी कि ज़्यादातर क्या होता है कि मिडल के बाद या मैट्रिक के बाद बच्चे जो हैं वो आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो तालीमी पॉलिसी इस तरह की बनाई जाए कि तमाम बाशिंदे जो हैं उनको एक जैसी सहूलियात मुयस्सर हों, यानी कि किसी को भी कोई मसले, कोई रुकावट पेश ना आए तालीम हासिल करने में। तो इसके लिए क्या ज़रूरी था कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिससे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सबको एक जैसी तालीम जो है तालीमी सहूलियात उनको मुहैया की जा सकें। नंबर 6 पॉइंट है कि तालीमी खिदमात और सियासी जदोजहद के ज़रिए हुकूमती खिदमात में बेहतरी लाना, यानी कि तालीमी खिदमात के सिलसिले में और ऐसे कोई इकदाम उठाए जाएँ और सियासी जदोजहद, यानी कि हुकूमत या फिर कोई लीडर जो है वो इस सिलसिले में कोई कोशिश करे, तो इसके ज़रिए इससे क्या होगा कि हुकूमती खिदमात जो है वो बेहतर तौर पे की जा सकेंगी। यानी कि हुकूमत को इतने बड़े मुल्क में तालीमी सहूलियात पहुँचाना जो था वो मुश्किल था। तो इसके लिए क्या था कि तालीमी खिदमात जो सियासी जद्दोजहद, यानी कि उसके साथ दूसरे लोग भी मदद करें, तो इस तरह की हुकूमत के काम में आसानी पैदा होगी और जो तालीम है वो तालीमी जो सहूलियात हैं वो हर लोग इंसान तक बआसानी पहुँच सकेंगी। मजबूत तालीमी पॉलिसी के ज़रिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों और तालीमी निज़ाम को तरक्की देना, यानी कि ऐसी तालीमी पॉलिसी बनाई जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, और इसके ज़रिए मुख्तलिफ तालीमी इदारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, चाहे वो निजी इदारे हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें तालीमी निज़ाम को तरक्की दी जाए, उनको जो है इसमें तालीम बेहतर से बेहतर तरीके से पहुँचाई जाए, हर जदीद सहूलियात फराहम की जाए। तो इसके ज़रिए से तालीम के सिलसिले में कोई जो मुश्किलात आती हैं वो दूर हो जाएंगी और मसाइल का हल हो जाएगा, और इस तरह से तालीम जो है हर इंसान तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8 है कि पाकिस्तान को इस काबिल बनाना कि वो मुल्की और गैर मुल्की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 21वीं सदी के पाकिस्तान को तालीम के लिए एजुकेशन फॉर ऑल के मकासद तालीम के हसूल के काबिल बनाना, यानी कि पाकिस्तान को इस काबिल बना दिया जाए, अपने मुल्क पाकिस्तान को इस काबिल इस सतह पर ले आया जाए कि वो मुल्की और गैर मुल्की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 21वीं सदी के पाकिस्तान को तालीम सबके लिए, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल, एक असूल जो बना दिया गया था कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि तालीम जो है सबके लिए है, ज़रूरी है। तो इस असूल के मुताबिक जो है मकासद तालीम के हसूल के काबिल बनाना, यानी कि तालीम के हासिल करने के काबिल बना देना। और नंबर 9 पॉइंट है कि तालीमी क्वालिटी को बेहतर बनाना ताकि माशी ज़रूरतें पूरी हो सकें।
अब उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो मेयार है तालीम का, उसको और ज़्यादा बेहतर बना देना, ताकि जिस तरह माशरे में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसके मुताबिक ही तालीम दी जानी चाहिए। वरना तो क्या होगा कि माशरा तो आगे निकल जाएगा लेकिन हमारी तालीमी जो हमारे नज़रियात है वो पीछे ही रह जाएंगे। अगर तालीम उसमें भी तब्दीलियाँ लाई जाएँ, निसाब में भी तब्दीलियाँ लाई जाएँ, जिस तरह माशरे में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं इसी तरह तालीम में भी तब्दीलियाँ लाई जाएँ, तो और तालीम निसाब जो है उसको मुरतब किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि इसकी क्वालिटी साथ साथ बेहतर होती जाती है माशरे के साथ साथ, और माशी ज़रूरतें जो हैं, यानी कि पहले ज़माने में हाथों से काम किया जाता था तो उसके ज़रिए तालीम इस तरह दी जाती थी कि उसमें जो हाथों से काम करने के लिए हमें एक्सपर्ट हो, माहिर हो, महारत हासिल कर सके। फिर जैसे जैसे मशीनी दौर आ गया, मशीनों का इस्तेमाल आ गया, तो इसी तरह तालीम में भी तब्दीलियाँ पैदा की गई, निसाब में चेंजेस आ गई और उसके मुताबिक तालीम दी जाने लगी कि मशीनों के ज़रिए से किस तरह से काम लेना है। तो इसी तरह से कंप्यूटर आ गया, अब उसके ज़रिए से किस तरह से जो है हमने अपने इसको अगर इससे माशी ज़िंदगी में इसको अपनाना है तो इसके लिए तालीम हासिल करना होगी। तो इसी तरह से तब्दीलियाँ जो हैं रूनुमा होती रहती हैं, तो इसके मुताबिक ही निसाब भी मुरतब किया जाता है। तो इस तरह तालीमी क्वालिटी जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है ताकि लोग जो है माशी ज़रूरियात को पूरी कर सकें। उसके बाद पॉइंट है कि तालीम बालगा के प्रोग्राम को तरक्की देकर नाख्वानदगी को कम से कम वक्त में दूर करना। तालीम बालगा यानी कि बड़ों को तालीम देना। एक तो बच्चे जो होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बहुत बड़े जो अफराद हैं उनके लिए भी तालीम बालगा के स्कूल बनाए गए हैं, तालीमी इदारे बनाए गए हैं ताकि वो भी तालीम हासिल करें और शरह ख्वानदगी में इजाफा हो सके। और इस प्रोग्राम को तरक्की दी जाती है ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें। आला तालीमी इदारों में तहकीक को इस तरह फ़रोग़ देना कि वह मुल्क की माशी तरक्की में मावन साबित हों, यानी कि आला तालीमी इदारे जो हैं उनमें तहकीक रिसर्च को इस तरह से फ़रोग़ देना चाहिए कि वह मुल्क की माशी तरक्की में मददगार साबित हों, यानी कि मुल्क की जो माशी तरक्की है, रोज़गार कमाने के ज़राए जो है उन्हें माशी तरक्की कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ज़राए में मुल्क जो है उसमें माहिर हो जाए और उसमें मुल्क को मदद मिले, ऐसी तालीम दी जाए। अब उसके बाद तालीम की इकसाम बताई गई हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तालीम की तरक्की की वजह से उलूम व फ़नून को मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम किया गया है। अब जो है तालीम की तरक्की जिस तरह होती गई तो उसकी वजह से तालीम को जो है उलूम व फ़नून को मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान में तालीम को दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया जा सकता है जो कि दर्ज झेल हैं। उसमें नंबर 1 है पेशा वाराना तालीम और आम तालीम, यानी कि एक तो है जो पेशे के हिसाब से तालीम है, उसमें हम ऐसी तालीम हासिल करके हम बेहतर पेशा इख्तियार कर सकते हैं, पेशा वाराना तालीम। और दूसरी है आम तालीम। अब ये दोनों तालीम जो है किस तरह की है कि पेशा वाराना तालीम जो है प्रोफेशनल एजुकेशन, इसमें क्या है कि पेशा वाराना तालीम से मुराद ऐसी तालीम ली जाती है जिसके असूल के बाद मुख्तलिफ पेशे इख्तियार किए जा सकें और इंसान अपनी रोज़ी के कमाने के काबिल हो सके। यानी कि ऐसी तालीम हासिल की जाए कि जिसमें इंसान आगे चल के उसके लिए वो तालीम उसकी मददगार हो, उसके आगे माशी ज़िंदगी में उसको मदद दे। पेशा वाराना तालीम पर तमाम तालीमी पॉलिसियों में खुसूसी तवज्जो दी गई है। अब जितनी ये जो पेशा वाराना तालीम है इसमें तमाम तालीमी जो पॉलिसियाँ जितनी भी बनाई गई हैं उनमें ख़ास तौर पर इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, यानी कि पेशा वाराना तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि हर इंसान ने तालीम हासिल करने के बाद अपने माशी रोज़गार के लिए खड़े होना पड़ता है उसको। तो उसके लिए उसको जितनी बेहतर तालीम होगी, पेशा वाराना तालीम जितनी अच्छी होगी, उसको इतना ही उसकी ज़िंदगी में, माशी ज़िंदगी में उसको मदद मिलेगी। इस हवाले से चंद अहम शोबों का जिक्र किया जा रहा है जिनमें इंजीनियरिंग, तिब, ज़राअत, तिजारत और कानून, बिजनेस और कॉमर्स, होम इकनॉमिक्स, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। अब इनमें जो ख़ास जो डिपार्टमेंट बताए गए हैं उनमें एक तो सबसे टॉप पे आ जाता है इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आ जाता है ज़राअत, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क है तो उसमें ज़राअत के हवाले से भी तालीम दी जाती है ताकि लोग बेहतर तरीके से तालीम हासिल करके जो है बेहतर तरीके से ज़राअत जो है अच्छे तरीके से कर सके। उनको पता हो कि हमारी फसलों को कैसी ज़मीन की ज़रूरत है, किस तरह से उनकी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए कैसी दवाइयों की ज़रूरत है, इसके लिए उनको अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। ये सारी तालीम जो है किसान के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए ज़राअत की तालीम भी ज़रूरी है।
इंजीनियरिंग भी तालीम जो है ये तो सबसे ज़्यादा अहम होती ही है। फिर उसके बाद बिज़नेस करना है, अगर किसी ने कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसको जो है उसके मुताबिक जो है तालीम हासिल करनी। इस पेशे में अगर वो एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उसके मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर कोई तिब यानी कि मेडिकल में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके मुताबिक उसको जो है तालीम हासिल करनी पड़ती है। इसके बाद है कानून, यानी कि कोई वकील या जज इसमें आना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो उनको उनके मुताबिक तालीम हासिल करनी पड़ती है। फिर बिज़नेस और कॉमर्स यानी कि बैंकिंग वगैरह की तालीम, कि बैंक में किस तरह से काम किया जाता है, ये भी इसके लिए भी खुसूसी तालीम हासिल की जाती है। फिर औरतों के लिए आ जाती है होम इकनॉमिक्स जिससे कि आगे वो मुख्तलिफ जो है बड़े लेवल पर भी काम कर सकती हैं होम इकनॉमिक्स में तालीम हासिल करके, और टीचिंग के लिए तालीम दी जाती है। फिर इसके अलावा जैसे जैसे दौर बदलता गया, माशरे में तब्दीली आती गई, कंप्यूटर का दौर आ गया, मशीनी दौर आ गया, तो उसमें कंप्यूटर जो है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल होगी, कंप्यूटर की तालीम दी जाने लगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जो अहमियत है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग की तालीम, यानी कि इंजीनियरिंग एजुकेशन कैसी है। मुल्क की सनती तरक्की के लिए इंजीनियरिंग की तालीम को बुनियादी अहमियत हासिल है, यानी कि सनती तरक्की जो है, सनती तरक्की ज़राअत की तरक्की जो कि कुदरती तौर पर फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, उनसे पैदावार हासिल करना फसलों से और उसके ज़रिए ज़रिए मुबादला कमाना। और दूसरा जो है सबसे पहले उसमें क्या आता है कि इंजीनियरिंग यानी कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें काम करने के लिए जो है इंजीनियरिंग की तालीम दी जाती है। तो इस तालीम को सबसे ज़्यादा बुनियादी अहमियत हासिल है। दो सबसे अहम शोबे जो हमारे हैं, ज़राअत और जो है सनत, ठीक है, ये अहम शोबे हैं। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम के इदारों में दाखिले के लिए कम अज़ कम काबिलियत जो है FSC रखी गई है। अब उसके लिए तालीम कितनी चाहिए, जब उसमें इंजीनियरिंग में आप जानना चाहे तो उसके लिए सबसे अहम तालीमी काबिलियत उसकी क्या रखी गई है, FSC, यानी कि साइंस के सब्जेक्ट के ज़रिए आप FSC करें। डिग्री के हसूल के लिए कम अज़ कम तालीमी अर्सा 4 साल का है। FSC के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसका दौरानिया कितना होगा, 4 साल। 4 साल की तालीम के बाद आपको फिर इदारा जो है वो आपको डिग्री देगा। पॉलीटेक्निक के इदारे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ स्कूल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कान कनी और दीगर शोबों में भी तालीम दे रही हैं। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किस तरह की तालीम और दे रही हैं, इंजीनियरिंग के अलावा कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ भी बनाई गई हैं, ठीक है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कान कनी और दीगर शोबों में भी तालीम दी जाती है। अब बेटा ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 39 जो था। अब इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चंस नोट करवा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक निकाल लें और क्वेश्चंस को नोट कर लें और बुक के ऊपर जो इनके आंसर्स हैं उनको मार्क कर लीजिएगा। इसके लिए लिखें सवाल नंबर 1, इत्तेफाक व इत्तेहाद का एहसास कैसे पैदा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इत्तेफाक व इत्तेहाद का एहसास कैसे पैदा किया जा सकता है। इसका आंसर बेटा सेकंड पॉइंट जो है वो आ जाएगा इसमें आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें, कौमी तरक्की 2009 के तहत पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आ जाएगा बेटा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। सवाल नंबर 3, तालीम बालिगा का मकसद क्या है। सवाल नंबर 3 का आ जाएगा पॉइंट नंबर 10, इसके आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें, तालीम की कितनी इकसाम हैं।
इसमें ये दोनों आ जाएंगी, पेशा वाराना तालीम और आम तालीम, यानी कि दो इकसाम है तालीम की। और सवाल नंबर 5 नोट करें, इंजीनियरिंग की तालीम की कम अज़ कम काबिलियत क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग की तालीम के लिए कम अज़ कम एफएससी ज़रूरी होती है। तो इसमें आप देखें इंजीनियरिंग की तालीम में फर्स्ट लाइन में है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये इंजीनियरिंग का पॉइंट पूरा इसका आंसर में आ जाएगा। ओके बेटा, ये 5 क्वेश्चन है जो आप नोट कर लें और बुक के ऊपर इनके आंसर जो है मार्क कर लें। अल्लाह हाफिज़।